This conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. My Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and a warm welcome to Mr. Vikash DIWAN. I need not introduce you because I will say he is the social activist, समाज सेवक, सही तरीके से धरती माँ को बचाने की एक बड़ी चिंता उनमें जती है। जैसे धरती माता को बचाते हैं, जिस धरती पे हम जैसे नागरिक जीते हैं, उनकी हक का भी अगर उल्लंघन हो, कोरोना हो, टीका हो, मास्क हो या उसके पीछे छुपे हुए राज हो, इन सभी को वो अपनी एक 51A आर्टिकल के तहत, मैं भी एक नागरिक हूं और मेरा हक है। आई एम ऑल्सो सिटीजन एज पर 51A. I am a concerned citizen, so I am going to debate on all the affairs, including the Mother Earth and also the citizens who survive on that Mother Earth, if their rights are infringed vis-a-vis corona pandemic, whether it is vaccines, mandates, masks, and illogically being imposed by World Health Organization. Last time also we have discussed how the treaty is going to destroy once for all, enslave India. अगर उस तरह की ट्रीटी हमारे साथ में आती हो, तो हमारे देश में आती है, तो हम फिर ब्रिटिश की तरह गुलाम बन जाएंगे। और उस गुलामी के साजिश आज हम जो मुद्दा उठाया है, मुद्दा लिए है आज, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एक्ट, इसका अमेंडमेंट हुआ है संविधान के तौर पर। इसको 1920 उस तहत इसको बनाया गया ये कानून को, लेकिन आज उसका सवरण किया गया। ये सवरण जो है, ये जो मद्देनजर दिखते हुए महामारी से लेके जो भी होने वाला है हमारे वर्तमान और भविष्य में, क्या नागरिक कोई चिंताजनक ना हो सकता? क्या उनको हक नहीं है विरोध करने का? क्या हम डराएंगे? एक लोकतंत्र से एक पुलिस राज बनने जा रहा है क्या? फ्रॉम ए डेमोक्रेसी आर वी एंटरिंग इनटू पुलिस राज, फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप? What is this happening to India? So that is the reason why we have taken this topic. Yes, Mr. Vikash Diwanji, please go ahead. नमस्कार सभी को। मैं एक केवल सुधार करना चाहूंगा, जो अभी डॉक्टर TSPR ने बताया कि एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया मुझे। मैं अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे नहीं देखता हूँ। मैं खुद को एक ह्यूमनिस्ट के तौर पे, एक नेचुरलिस्ट के तौर पे, एक डिवाइनिस्ट के तौर पे मैं देखता हूँ। तो क्योंकि द सो कॉल्ड जो सोशल एक्टिविस्ट है या अभी तक जिनको लोग जानते हैं, वो सब अधिकांश उसमें 99% जो है, 99% जो है, वो इस तथाकथित महामारी के दौर में वो सभी जो है वो फेल हो गए हैं अपने कर्तव्यों में। और इस तथाकथित महामारी काल में जो भी नए प्रोटोकॉल्स, नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट्स और अब लॉ भी जो आ रहे हैं, बन रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाना और एक चर्चा करना और मुहिम चलाना, ये सोशल एक्टिविस्ट जो हैं ये नहीं कर रहे हैं। तो उसकी कई वजह है। एक बस मैं सिंपल एक फंडा, एक फॉर्मूला में दे देता हूँ। कोई भी सोशल एक्टिविस्ट जिनको जो अवार्ड मिला है, उन अवार्ड पे नजर डालिए, उनके जो NGO हैं, जो संस्थाएं हैं, उनके फंडिंग पर नजर डालिए, उनके एसोसिएशन जिन लोगों से हैं उन पे नजर डालिए, तो उसका आपको जवाब मिल जाएगा। तो बस मैं एक सोशल एक्टिविज्म पे मेरी एक टिप्पणी थी। अब मैं आज की चर्चा पे आ रहा हूँ। Today's topic of discussion is the criminal procedure identification
Bill 2022, which has been passed in both houses of parliament. So day before yesterday it was passed in Rajya Sabha, and 4 days back it was passed in Lok Sabha. तो भारतीय संसद के दोनों सदनों में एक बिल पास हुआ है और वो एक्ट बनने के बस अब कगार पे है। बस राष्ट्रपति का उसमें एसेंट जो है, केवल उनका सिग्नेचर चाहिए और वो फिर नोटिफाई हो जाएगा, वो एक्ट बन जाएगा। तो वो कौन सा कानून है और उस कानून में ऐसा क्या है, उस एक्ट में ऐसा क्या है? देखिए, कानून जो है, लॉ जो है, वो केवल एक्ट को नहीं कहते हैं, एक्ट के साथ उसका रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइंस सभी को मिला करके जो है लॉ कहा जाता है। तो एक्ट और लॉ में ये फर्क है। तो अभी जो है हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी वो एक्ट भी नहीं बना है, दोनों सदनों में पास हो गया है, बस केवल राष्ट्रपति के मुहर पड़ने पे और उसको नोटिफाई होने पे जो है जो इंडिया के गैजेट नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसमें आने पर वो एक्ट बन जाएगा। तो इसका नाम है द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं अपने मोबाइल से ही नोट्स को पढ़ता हूं, इस कारण से हो सकता है कि आप मेरे वीडियो में मूवमेंट ना देखेंगे, क्योंकि मैं दूसरे स्क्रीन पे जा करके उस नोट्स को मैं पढ़ूंगा और उसको इंटरप्रेट करूंगा, उसको एक एनालिसिस जो है मैं प्रेजेंट करूंगा, और कुछ एनालिसिस ऑलरेडी उसमें प्रिपेयर करके नोट किया हुआ है, उसको मैं प्रेजेंट करूंगा। नो इंग्लिश में प्रॉब्लम, है वो, मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा और हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा उसे। नो तो प्रॉब्लम विकास जी, आप या जिस तरह कंफर्टेबल है इस तरह, क्योंकि लोगों को समाचार जानिए, क्योंकि ये बहुत अहम चीज है। जी, उससे पहले मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूं। उस व्यक्ति का नाम है जॉर्ज ऑरवेल। ये जॉर्ज ऑरवेल जो है, एक ही इज अ राइटर एंड ही प्रोड्यूस्ड many world-known books, and his last book was 1984, published in 1949. So in 1949 itself, he wrote a book which was known as 1984. George Orwell has a deep association with India, as he was born in India and he lived in my home state itself, that is Bihar. But what is peculiar about George Orwell? There are many peculiar things about George Orwell. ये जॉर्ज ऑरवेल जो है, जो कि बिहार में ही रहते थे और वो ब्रिटिशर थे। तो जॉर्ज ऑरवेल की जो है वो कुछ रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने 70 साल पहले ही, मतलब 75 साल पहले ही जो है घटित होने वाली चीजों का वर्णन कर दिया था। ये कैसे किया था वो खुद जाने, लेकिन उन्होंने कहा था कि द बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ये जो स्टेटमेंट है, द बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, ये एक बहुत ही ज्यादा चर्चित एक लाइन है जो जॉर्ज ऑरवेल का 1984 बुक से लिया गया है, जिसका 1984 बुक में एक ऑरवेलियन स्टेट, ऑरवेलियन सर्विलेंस, पुलिस स्टेट और ये सब की चर्चाएं होती हैं, जो कि आज के संदर्भ में और अभी पर्टिकुलरली ये जो अभी जो एक्ट की जो जिस कानून की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उसके पे जो है पूरी तरीके से सटीक
और सही बैठता है। तो उन्होंने बताया था, this English novelist and essayist warned about the dangers of totalitarianism and the digital age decades ago. Orwell's writings was so fiercely political that his work could be seen as the near perfect embodiment of the expression personal is political. तो ये जो जॉर्ज ऑरवेल और उनकी पुस्तक, खास करके जो अंतिम उनकी जो पुस्तक थी 1984, उसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो आज घटित हो रही हैं और घटित होने वाली है, कि एक नागरिक के ऊपर कैसी सरकारें जो है हर एक सेकंड, हर एक पल जो है उन पे नजर रखेगी और उनके सारे गतिविधियों पे पूरी तरीके से न केवल नजर बल्कि उसको कंट्रोल और कमांड भी जो है, मैनिपुलेट भी वो कर सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, इस पर जो है आज का मेरा प्रेजेंटेशन है। ये जो द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 जो है, ये एक कानून है जिसको रिप्लेस किया है। तो वो कौन सा कानून है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये कानून है प्रिजनर्स एक्ट 1920, जो कि अब इस एक्ट के पास होने, मतलब इस बिल के पास होने के बाद और एक्ट बन जाने के बाद ये रिपील हो जाएगा। और ये जो 100 साल 101 साल जो है अंग्रेज के जमाने का जो ये कानून था, एक्ट था, उसको ये रिप्लेस कर रहा है। लेकिन बहुत लोगों को ये जान करके आश्चर्य होगा कि उस अंग्रेज के कानून से कहीं ज्यादा ये खतरनाक और हम लोग के जो मूल अधिकार हैं, जो हमारी प्राइवेसी है, सिक्योरिटी है, उसको पूरी तरीके से ये खतरे में डालता है और इस पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है ये। तो हाँ, एक मिनट, आई एम जस्ट 1 मिनट। So coming back to the presentation. So Indian Parliament passes Draconian Criminal Procedure Identification Bill 2022 without pre-legislative public consultation, neither accepting any amendment nor referring it to standing committee or select committee. तो कोई भी जो है बिल बनता है, तो ये एक प्राइवेट बिल नहीं है, ये गवर्नमेंट बिल है। तो गवर्नमेंट बिल होने के नाते ये और जिम्मेवारी बनती है ये सरकार पे कि वो प्री लेजिस्लेटिव जो पब्लिक कंसल्टेंसी जो है, वो प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेंसी पॉलिसी जो है PLC
SOP जिसको बोलते हैं, उसको फॉलो करना सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है, अनिवार्यता। मतलब मैंडेटरीली जो है सरकार की ये जिम्मेवारी बनती थी कि इसको जो है 30 दिन जो है पब्लिक के पास छोड़े चर्चा के लिए, और पब्लिक अपनी राय दे, उसमें जो भी संशोधन, जो भी उसमें त्रुटि हो, उसको जो है दूर करने का मौका पब्लिक को मिलना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? तो इस प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेंसी पॉलिसी जो है, जो कि एक प्रक्रिया है जिसको अनिवार्यता फॉलो करना पड़ता है, उसमें एक क्लॉज है उसके सेक्शन 11 में, जिसमें कहा गया है कि अगर बहुत ही ज्यादा अर्जेंसी हो तो इसको स्किप किया जा सकता है। तो इस कानून को बनाने में क्या अर्जेंसी है, ये समझ से परे है। साथ ही कई अमेंडमेंट्स जो हैं लोकसभा में और राज्यसभा में जो है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, सांसद जो है, वो उन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन किसी भी अमेंडमेंट पर जो है सरकार ने सुमोटो जो है विचार नहीं किया और उसको कंसीडर नहीं किया। और क्योंकि सरकार का जो है दोनों सदनों में अच्छी बहुमत है, इसलिए जो है सरकार जो है ये सारे सवालों, सारी अड़चनें को जो है पार पा गई ये सरकार। स्टैंडिंग कमेटी और सिलेक्ट कमेटी को भी रेफर नहीं किया गया। तो अब आते हैं, ये क्या है, ये बिल है क्या? ये सैलेंट फीचर्स ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर बिल 2022, ये है क्या? तो ये जो both लोकसभा and राज्यसभा passes criminal procedure identification bill which allows collection of personal data via physical, biological and behavioral samples, attributes, testing, scanning and its processing, analysis of not just criminals, but it's open for any citizen not following government protocol and orders, like at present the SOPs, that are the standard operating procedures, and the COVID appropriate behavior, that is CAB, with respect to COVID-19. And since only National Disaster Management Act has been revoked with respect to COVID-19, which was invoked 2 years back in March 13, it was invoked, and on 22nd of March this year, it has been revoked by the central government and said all the states and union territories and also to the district administration to withdraw this National Disaster Management Act. But still, COVID protocols as a health emergency is still there, because Epidemic Diseases Act 1897 is still applicable, as it was invoked on 11th of March 2020. So it has not been withdrawn, and so it has provisions for declaring health emergency, and all those health emergency aspects of this COVID-19 has been still in practice and is being active, like the emergency provisions of this so-called COVID injections dubbed as vaccine,
It is still there. So in that section 2 of the Epidemic Disease Act, it talks about that all those medical protocols and guidelines, if not followed, then IPC 188 will be charged upon those who are not following it. So merely not following government health protocols is actually a criminal act. So this makes one a criminal. And so as per this criminal procedure identification bill 2022, even in this kind of situation, a person can be forced to give their biological and physical samples. So this bill not only talks about collecting the personal data with respect to the biological and the physical samples, but also behavioral samples and attributes. So it covers all kind of samples and testing that anyone can imagine. And not only the samples and the testing, but whatever result it has, it can be further processed and analyzed. And the act which it has replaced, the Prisoners Act 1920, it had provision of those so it had provision that those have been charged with 1 year or more of jail term, those who have been charged upon the cases, criminal cases, having jail term for more than 1 year or more. So they were only said to be given their photographs or fingerprint or footprint. So now that thing has been removed and it is open for all and open for any circumstance, like preventive detention, like not following any emergency protocols or provisions. So this is completely draconian. So is this democracy or is it fascism? Is this bill handcuffing the democracy, arresting the democracy? The Criminal Procedure Identification Act, or is this is law and order following Citizen Identification Act, Citizen Identification Procedure Act? So this is a very big question. Everyone should think about it. Everyone should download this, the Criminal Procedure Identification Bill 2022, and read it word by word, line by line, and look upon the wordings used, the wordings which has not been defined, the wordings which are open-ended and unilateral. So all should read this bill, which is now passed from both houses of the parliament. The directive specified under the sections of the said bill passed in both houses of parliament is wholly unconstitutional, unethical, immoral, and unscientific. Mankind is natural, given by divine, and only the concerned living being has a natural ownership right to every aspect of his body. Any act made by mankind
that completely encroaches upon mankind's natural right is unlawful and unnatural. A man or a community which by itself makes itself an administration by creating certain processes, incorporating man or woman into those processes in the name of good of another man and against his or her will or acceptance, forcefully uses the administrative power created by them without his or her consent, as the case may be, it is mere offense. तो हम जो है किसी हमारा शरीर जो है हमारी पैदाइश जो है किसी विज्ञान किसी सरकार के बनाए हुए कानून की मोहताज नहीं है। हम जो हैं इस प्रकृति उस ईश्वर की बनाई हुई संतान है और हमारे शरीर पे केवल हमारा अधिकार है। सरकार ये नहीं कह सकता है कि तुम्हारे शरीर पे मेरा अधिकार है, ये सैंपल दे दो, वो सैंपल दे दो, तुम्हारी मर्जी नहीं भी है तो भी सैंपल दे दो। और अधिकांशता तो पूछा भी नहीं जाएगा, मैं उस पे भी आऊंगा कि कैसे जो है पूछा भी नहीं जाएगा और ले लिया जाएगा और ऑलरेडी लिया ही जा रहा है, मैं उस पे भी आऊंगा। As per the Article 13(2) of the Indian Constitution, the state shall not make any law which takes away or reduces the rights conferred by this part, that is the fundamental rights, and every law made in violation of this section shall be void to the extent of violation. The said bill or act contravenes the basic structure of Indian Constitution. तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीटली वायलेट करता है, हमारे संविधान के देश के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया है कि हमारे संविधान के कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिनको छेड़छाड़ नहीं किया सकता है, जिनको चैलेंज नहीं किया सकता है। तो ये न केवल छेड़छाड़ कर रहा है, पूरी तरीके से चैलेंज कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को। So, silent features of the Criminal Identification Procedure Bill 2022. What are the silent features? So, anything if presented or is being talked about, some basic questions arises as why, for whom, what, who, how. So these are the basic questions. This bill act authorizes taking measurements of convicts and other persons for identification, investigation in criminal matters, and to preserve such records. So ये बात कर रहा है कि ये convict and other persons, और other person को यहाँ पे define किया ही नहीं गया है, मतलब वो सभी के लिए open है, फिर कोई भी, न केवल criminal, न केवल अपराधी, बल्कि एक नागरिक, एक सिटीजन भी, सभी जो है इसके दायरे में आते हैं, जो कि जो अंग्रेजों का कानून जो 1920 का था उसको रिप्लेस किया गया, उसमें ऐसा बात नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि ये काले अंग्रेज जो है वो गोरे अंग्रेज को भी पीछे छोड़ रहे हैं। फिर ये बात करता है कि फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल मैटर्स, यहाँ पर क्रिमिनल मैटर को भी डिफाइन नहीं किया गया है। मैंने आईपीसी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी बोलते हैं, उसको भी, और
इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों को देख लिया, कहीं पर भी क्रिमिनल मैटर्स को डिफाइन नहीं किया गया है। क्राइम को डिफाइन किया गया है, क्रिमिनल को डिफाइन किया गया है, क्रिमिनल लॉ को डिफाइन किया गया है, लेकिन क्रिमिनल मैटर्स को डिफाइन नहीं किया गया है। तो हम समझ सकते हैं कि इसको कैसे खुला छोड़ दिया गया है कि किसी भी चीज को इस क्रिमिनल मैटर्स के परिभाषा में डाल दिया जाएगा। जब इसके रूल्स बनेंगे या कभी भी रूल्स चेंज होंगे, तो इस तरीके से इसको खुला छोड़ा गया है, पूरी तरीके से आगे कभी भी जनता के साथ कुछ भी करने के लिए। द टर्म क्रिमिनल लॉ means crimes that may establish punishments. In contrast, criminal procedure describes the process through which the criminal laws are enforced. Criminal law governs crimes, including felonies and misdemeanors. The standard of proof for crimes is one or more which is beyond a reasonable doubt. As per criminal law, crime in India means offences against the state and includes felonies and misdemeanors. Criminal law is governed by Indian Penal Code, Criminal Procedure Code, that is the CRPC, and Indian Evidence Act, and others. Crimes are usually categorized, as I said, as felonies or misdemeanors based on their nature and maximum punishment that can be imposed. A felony involves serious misconduct that is punishable by death or by imprisonment or imprisonment for more than 1 year. Most state criminal laws subdivide felonies into different classes with varying degrees of punishment. Crimes that do not amount to felonies are misdemeanors or violations. A misdemeanor is misconduct for which the law describes punishment of no more than 1 year in prison. Lesser offenses such as traffic and parking infractions are often called violations and are considered a part of criminal law. तो बहुत ही रोचक बात यह है कि इसके पहले जो अंग्रेजों का कानून था 1920 का, उसमें केवल फेलोनीज को उसके अंतर्गत डाला गया था, जो कि 1 साल या उससे अधिक जो है जिसमें सजा का प्रावधान थी। अब जो है इसमें जो है मिसडेमिनर्स एंड वायलेशंस को भी डाल दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कोविड प्रोटोकॉल का वायलेशन करते हैं, किसी आप ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हैं, तो इन सब हर एक तरह के जो है, चाहे आपका 1 दिन का जिसमें कोई सजा हो तो उसमें भी, या फिर सजा नहीं हो कोई जुर्माना हो तो उसमें भी, कोई 100 रुपए का 500 रुपए का भी जुर्माना हो उसमें भी, आप हर एक तरीके से हर एक कैटेगरी में आप आ जाते हैं। इवन आप प्रिवेंटिव डिटेंशन, सस्पेक्ट, ये सभी के कैटेगरी में इस एक्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये क्यों किया गया है? व्हाट फॉर? to make investigation of crime more efficient and expeditious, helping to increase the conviction rate. तो ये बिल में कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम को ज्यादा जो है मतलब कारगर, ज्यादा जो है प्रभावशाली बनाने के लिए और अपराधियों को सजा दिलाने के लिए ये कानून हम ला रहे हैं। ये ऐसा कहता है बिल, लेकिन सच्चाई क्या है मैं आगे इस पे चर्चा करूंगा। लेकिन यहाँ पे मैं इस पे कुछ एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि दिस क्लेम हैज बीन मेड बोथ इन द बिल एंड आल्सो टू पुश इन बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विदाउट प्रेजेंटिंग एनी केस स्टडी और पीयर रिव्यूड रिसर्च और स्टडी प्रूविंग द क्लेम।
तो किसी तरह का ये जो मतलब क्लेम तो किया गया है, लेकिन उस क्लेम के को सपोर्ट करने के लिए कोई भी केस स्टडी या फिर पीयर रिव्यूड रिसर्च स्टडी को प्रेजेंट नहीं किया गया है। बस केवल दावा किया गया है कि हम जो है अपराधियों को सजा दिलाने के लिए और इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए हम ये कानून बना रहे हैं। तो ये क्या है भैया, मेजरमेंट्स क्या है? व्हाट measurements includes finger impressions, palm print impressions, footprint impressions, photographs, iris and retina scan, physical and biological samples and their analysis, behavioral attributes including signatures, handwriting, or any other examination referred to in the section 53 or section 53A of the Code of Criminal Procedure 1973। तो ये 53 और सेक्शन 53A ये जो है इट टॉक्स अबाउट एग्जामिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू दी रेप एक्यूज्ड। तो यहां पर मैं बताना चाहता हूं कि जो ये बात किया गया फोटोग्राफ का, ये डिफाइन नहीं किया गया कि अब केवल फोटोग्राफ जो है केवल फोटोग्राफ ना रह गया है। Does it include facial recognition technology, that is the FRT taken by surveillance cameras? ये बिल चुप है इस पे। फिजिकल सैंपल्स की जो बात की गई है इसको भी परिभाषित नहीं किया गया है, और ये मतलब इसको कभी भी कैसे भी किसी भी तरीके से उस किसी भी चीज को आगे चल के परिभाषा में शामिल किया सकता है। उसी तरीके से बायोलॉजिकल सैंपल्स को भी परिभाषित नहीं किया गया है। Could the biological samples also mean the nasal, oral, anal swabs or the DNA sample? It is a very big question. तो ये फिजिकल सैंपल्स क्या होंगे, ये बायोलॉजिकल सैंपल्स क्या होंगे, ये बिहेवियरल जो है एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, ये भी डिफाइन नहीं किया गया है। तो मतलब पूरा खुला छोड़ा गया है आगे इसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। तो क्या हम ये समझे कि ये बिल, एक्ट, कानून हम लोग से सरकार इसके सहारे कभी बोल सकती है कि अपने मास्क का एक लोथा हमें निकाल के काट के दे दो? तुम्हारे पास तो दो आंखें, दो आप क्या करोगे, एक आंख की गोटी निकाल के दे दो। तुम्हारे पास दो किडनी है, दो किडनी क्या करोगे, एक किडनी निकाल के दे दो। तुम्हारे दो टेस्टिकल्स हैं, दो अंडकोश होते हैं, दो अंडकोश क्या करोगे, एक अंडकोश निकाल के दे दो। ये क्या है? आप परिभाषित नहीं कर रहे हैं, खुला छोड़ रहे हैं, किस लिए, किसके लिए, किस तरीके के इस्तेमाल के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है। एनालिसिस को भी डिफाइन नहीं किया गया है कि ये सैंपल जो लिए जाएंगे उसको किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा, क्या एनालाइज किया जाएगा। डज इट इंक्लूड सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम बेस्ड एनालिसिस यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज AI, machine learning, that is ML, robotics, drones, CCTV cameras? The bill is silent on these aspects. ये किस तरीके के एनालिसिस की बात कर रहा है ये? Behavioral attributes has not been defined, so it is open-ended. Could it include voice conversation, social media activity, internet search, views? The bill is silent on this. And since it is silent, so it is very much suspicious
कि हमारे फोन कॉल, हमारी आवाज के सैंपल, हमारे सोशल मीडिया पे जो हम लोग लिखते हैं, बोलते हैं, क्या वो भी बिहेवियरल एट्रीब्यूट में आएगा? क्या हम इंटरनेट पे जो चीज सर्च करते हैं, क्या वो भी हमारे बिहेवियरल एट्रीब्यूट में आएगा? ये बिल चुप है इस पे। अब आते हैं हाउ एंड हु एंड हाउ। टेकिंग मेजरमेंट, ये सेक्शन 3 है इस बिल का। इसमें ये कहता है, मैं शब्दों शब्द नहीं पढ़ रहा हूं, मैं आपको जो एनालिसिस किया गया है उसको इंटरप्रेट किया गया है, हमने किया है और हमारी टीम ने किया है, फ्री अर्थ अलायंस की टीम ने। हम लोग अभी कुछ लोग इस पे काम कर रहे हैं, कई डॉक्यूमेंट्स पे, और इस डॉक्यूमेंट पे हम लोगों ने काम किया है। द बिल or this act provides convicts persons ordered to maintain peace when in anticipation to be in bad behavior during emergency when breach of peace is considered imminent, person disseminating seditious matters, person taking precaution to conceal his presence with a view to commit a cognizable offense, hardened and habitual offenders likely to commit offenses based on their past, or the preventive detainees। तो किन लोगों से मेजरमेंट लिया जाएगा, किन लोगों से सैंपल लिया जाएगा? तो इसमें बोलता है कि कन्विक्ट से। चलिए ठीक है, कन्विक्ट तो भैया उन लोग घोषित हो गए हैं कोर्ट ट्रायल से कि वो गुनाहगार हैं, तो वो तो आपके गुलाम हैं ही तथाकथित तौर पे, लेकिन कानूनी तौर पे, संवैधानिक तौर पे उनके भी कई अधिकार हैं, और कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने ये बताया है कि जो जिन सजा व्याप्त भी हो गए हैं, जिनको सजा भी हो गई है, उनकी भी प्राइवेसी होती है, उनसे भी जो है इस तरीके के जो है डेटा डिटेल्स नहीं मांगे जा सकते हैं, जिस तरीके का डिटेल और डाटा जो है ये बिल जिसकी बात करता है। फिर ये बोलता है कि जो शांति को भंग कर रहे हैं उनसे भी सैंपल लिया सकता है, जो बैड बिहेवियर दिखाते हैं उनसे भी किया सकता है। किस तरह का इमरजेंसी प्रोविजन है, जैसे अभी हेल्थ इमरजेंसी चल रहा है, तो उसमें जो है सरकार की बातों को नहीं मानते हैं, तो उनसे भी सैंपल लिया जा सकता है। जो सेडिशियस एक्टिविटी करते हैं, तो क्या है सेडिशियस मैटर्स? whoever by words either spoken or written, by signs or by visible in representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite dissatisfaction towards the government established by law in India. Sedition is a language intended to incite insurrection against the governing authority. Insurrection means a violent uprising against an authority or government। मतलब हम लोग तो देखते हैं कि सेडिशन चार्ज जो है वो किसी पे भी किसी भी चीज पे लगा दिया जाता है, देशद्रोह का मुकदमा इसको बोलते हैं। तो ये इतना खुला रखा गया है कि मतलब कोई भी जो है, तुम राष्ट्र के विरोधी हो, तुम देश के विरोधी हो, किसी को नक्सल, किसी को पाकिस्तानी, किसी को आतंकवादी, किसी को ये नाम से वो नाम से पुकारा जाता है और उनपे देशद्रोह का मुकदमा डाल दिया जाता है, तो उनपे भी एप्लीकेबल है। देशद्रोही का ठीक है विकास जी, मैं आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, देशद्रोही है, उनको आप दीजिए, लेकिन वो भी क्या, संविधान के दौर पर कोर्ट्स को ट्रायल करनी है, पुलिस स्टेशन में नहीं और पॉलिटिशियंस नहीं। यहाँ देखिए मध्य प्रदेश की एक स्टोरी है, जर्नलिस्ट वो वेंट टू कवर बीजेपी एमएलए स्टोरी, वहां थोड़े कोई प्रोटेस्ट किए वहां पर, तो इसीलिए उनको इमीडिएटली पुलिस ने थाना लेके गया, दे हैव बीन टेकन टू द पुलिस स्टेशन, दे हैव बीन स्ट्रिप्ड। जर्नलिस्ट एंड थिएटर आर्टिस्ट, व्हाट इज दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन? बिना ये कानून के ही ये हालत है। विदाउट दिस न्यू लॉ बिकमिंग लॉ,
Now this is the problem. A journalist, see how he is facing along with theater artists. यही नहीं, वो बोलता है कि कॉप बोलता है. What does he say? देखिए उनका जवाब देखिए कॉप का. So that they don't commit suicide. Cop on stripping journalist 7 others. क्या उनको भी कल इसी के तरह कोई कानूनी के दौर पर अगर अरेस्ट किया गया, उन्हीं को इस तरह किया गया, क्या बोलते हैं वो लोग? डिग्निटी ऑफ ए मैन, ह्यूमन बीइंग. क्या बनियान से भी जो है वेस्ट से भी जो है वो फांसी लगा लेंगे क्या? उनका बनियान उतार दिया क्या? ये क्या बोलता है? सिद्दी कोतवाली पुलिस स्टेशन इंचार्ज मुकेश सोनी said clothes of the 8 including a journalist were taken off to check them and this is a normal. Journalist Kanish Tiwari alleged that he and 7 others were stripped and thrashed at a police station after they were arrested for staging a protest against the arrest of a theater artist. देखिए कानून देखिए, ये लोग प्रोटेस्ट क्यों किया? अदर साइड ऑफ द कॉइन, the other side of the coin is जर्नलिस्ट और ये लोग बोलते हैं कि उनके साथ ही कोई थिएटर आर्टिस्ट को अरेस्ट किया, इसीलिए ये लोग प्रोटेस्ट किया. कहां पर? एक बीजेपी एमएलए के कहीं एक प्रोग्राम में. The purported incident came to light when semi-nude photos of the 8 arrested people went viral. The image of was shared on the Facebook page of Madhya Pradesh Youth Congress. अब देखिए, सोनी dismissed the journalist charges. वो डिसमिस कर रहा है, लेकिन ये देखिए उन्हीं बात करता है एक साइड और एक साइड डिसमिस करते हैं. ये क्या कानून है? ये क्या मजाक उड़ा रही है? अरे यार, ये हम लोगों को, नागरिकों को जानना चाहिए. हम खुद संविधान है. We ourselves are constitution. That's what we keep telling Prime Minister to Chief Minister, Cabinet Secretary to Chief Secretary, और ये ऊपर से जो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से लेके डीजीपी ऑफ स्टेट, दे आर ऑल पब्लिक सर्वेंट्स. हम जो टैक्सेस पे करते हैं, दैट इज हाउ द सिस्टम वर्क. और ये क्यों चलना है? टू टेक केयर ऑफ आवर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट. और कानूनी कोई इस तरह खुलासा ये कर रहा है, उनको आप कानूनी के तौर पर अरेस्ट करना और कोर्ट को भेजना चाहिए. लेकिन नए कानून जो बन रहे हैं, कोर्ट भगवान दे के कोर्ट जुडिशियरी को खत्म कर रहे हैं. पूरा पुलिस के राज, क्योंकि एक लोकतंत्र से हम एक नियंता के ओर जा रहे हैं क्या? फ्रॉम डेमोक्रेसी टू डिक्टेटरशिप. इज दिस द रीजन व्हाई यू से यू आर रिप्रेजेंटिंग मेजॉरिटी? कोरोना टाइम यू हैव सीन हाउ यू आर ट्राइड टू सप्रेस द राइट्स, मैंडेट्स, और वो भी काफ वैक्सीन. काउ का ब्लड जो है वैक्सीन में है. ना आरएसएस बात करता है, ना गौ रक्षक लोग बात करते हैं. ये चुपचाप बैठ गए ये लोग, क्योंकि हम भी है साहब मेजॉरिटी. लेकिन इस तरह मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा, और जो भी बोलेंगे ये नए कानून के दौर पर, क्या इस तरह उनको बोलने का हक भी ना होगा और बंद कर दिए जाओगे, आपके सैंपल्स कलेक्ट किया जाओगे. और कोर्ट ट्रायल कब होगा? 1 साल 2 साल. जब इनको पता चलता है कि आप एक्विट होंगे, आप निराधार आरोप है, आप छूट जाएंगे, तो आप जो भी सैंपल्स कलेक्ट किया है वो दूसरे क्राइम में ये लोग इस्तेमाल नहीं करते क्या? क्योंकि देखिए आज जर्नलिस्ट को किस तरह मध्य प्रदेश में किया गया और वहां कोई बात नहीं करते. और एक बात, और एक मुद्दा, और एक बताता हूं. यहां पर देखिए उड़ीसा में देखिए, जर्नलिस्ट चेंज टू हॉस्पिटल बेड हावर्स आफ्टर अरेस्ट. क्यों? Police, Odisha's Balasore allegedly chained a journalist leg to a hospital bed hours after he was hospitalized following his arrest in an assault case. Loknath Jali, 50, accused a local inspector of harboring a grudge against him. देखिए, ये जर्नलिस्ट बोलता है कि ये इंस्पेक्टर जो है मेरे खिलाफ थोड़ा उनको दिमाग में था पिछले कोई इंसिडेंट से, तो इन्होंने अरेस्ट किया और जैसा एक टेररिस्ट के जैसे हॉस्पिटल में उसको बेड़ी पहना दी. Balasur Police Station Superintendent Sudhanshu Shekhar Mishra said he has directed a probe and sought a report. सब होने के बाद क्या करेंगे probe? और Union Minister Dharmendra Pradhan said such attacks on journalists need to be condemned. Action should be taken. यहाँ पर केंद्र मंत्री बात करते हैं, फिर मध्य प्रदेश की बात क्या है सर? What is this going on in India? And यहाँ पर भी तेलंगाना में without any notice journalists are picked and they are sent to jail. Is this what we want? Is this a people participatory constitutional democracy? We don't support criminals. We don't support Deshdrohi. But don't you think, jab Khasab was given such a big media coverage, appointed a attorney to deal his case, and he has put in such a air-conditioned thing, and he was given whatever he was asking for, food and all. When you could treat the terrorist who is ultimately hanged, stating that principles of natural justice will prevail. A terrorist caught who has shot our people, and he was given such a royal treatment in the name of principles of natural justice. You have appointed attorney, and when you to show the entire world that our judicial, our trial is very transparent, then what is happening with our own citizens?
जब कसब को इस तरह दर्जा दिया गया, आप आम नागरिक के साथ क्या कर रहे हैं आप? ये गलत है या नहीं? और ये कानून की जरूरत क्या है? आप डर चुके हैं क्या? मैंडेट्स हो या किसान का आंदोलन हो या नया क्रिप्टो करेंसी और नया WHO का हमारे आरोग्य के साथ, स्वास्थ्य के साथ जो खिलावट खिलाया जा रहा, उसके साथ अगर कोई विरोध ना करे, आप पहले से उनको ये कर रहे हैं क्या? और इतने ये प्राइस राइज इतना हो गया, कीमती हो गई आज हर एक कुछ, इसके खिलाफ भी लोग आवाज ना उठाए क्या? ये सबके लिए, क्योंकि मैं एक बात नहीं कर रहा हूं, अपोजिशन भी आप देखिए, कोरोना से लेके क्रिप्टो हर जगह मिली बगावत है। अपोजिशन की भी बात कर रहा हूं, क्यों चुपचाप है ये लोग? क्यों इसके खिलाफ बात नहीं कर रहे हो? कोरोना मैंडेट्स हो या इस कानून के दौर पर हो, क्यों बात नहीं कर रहे हो? यस विकास जी। यस, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं डॉक्टर शिवा, और ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तो उनको केवल नंगा किया गया है और हमें नंगा किया जा रहा है। नंगा करके जो है हर एक तरीके का सैंपल जो है हमसे लिया जाएगा, और उन सैंपल को जो है कितने साल रखा जाएगा इस कानून के अंतर्गत, मैं आपको बताना चाहता हूं सभी लोग को जो श्रोता हैं। ये कानून कहता है कि उस सैंपल को, फिजिकल, बायोलॉजिकल, बिहेवियरल सैंपल को 75 साल तक रखा जाएगा। बिल्कुल, क्या हर एक नागरिक का बिना खाली कोई केस आप पिटिशन फाइल करो, कंप्लेंट या नहीं, उन लोग मनमानी कांस्टेबल ही इमीडिएटली कलेक्ट करेगा, और IAS IPS को भी इसमें दिया गया, तो फिर जुडिशरी क्यों भाई? कोर्ट्स खत्म कर दो फिर, वैसे भी नहीं कोर्ट्स तो देख रहे हैं आजकल। डॉक्टर शिवा, इसमें जो है डेमोक्रेसी तो कब का समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद डिक्टेटरशिप की बात होती थी, अब उससे भी बात आगे बढ़ गई है। अब टेक्नोक्रेटिक रूल की वो है, टेक्नोक्रेसी का जमाना आ गया है। तो ना जज जो है फैसला करेगा, ना पुलिस जो है, ये कानून के अंतर्गत मैं आगे में बता रहा हूँ, कोई भी किसी भी एजेंसी को जो है सैंपल कलेक्ट करने का जिम्मा दिया जा सकता है। इवन प्राइवेट को भी इस कानून में प्रावधान है। और कौन फैसला करेगा? टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग, ये फैसला करेगा। मैं उस पर कोई फिर आगे बिल चर्चा गेट्स की भी बात करने हो गई, वाला हूँ। कोई बिल गेट्स की बात हो गई, फिर बिल गेट्स की बात हो गई। अब देखिए सरकारें किस तरह चल रही है। यस विकास जी, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि किन किन लोगों से सैंपल्स इकट्ठा किया जा सकता है, तो उसमें एक और तबका आता है कि दो पर्सन taking precaution to conceal his presence with a view to commit a cognizable offense। तो जो इसमें जो है, मतलब जो कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल, ये सभी जो है इस कैटेगरी में आते हैं। जो जिन पे शक है वो भी आते हैं। तो सभी तरह के, अब ऑब्वियस सी बात है कि हार्डेंड एंड हैबिचुअल ऑफेंडर्स likely to commit offenses based on their past, ये भी आते हैं। एंड प्रिवेंटिव डिटेनीज भी आते हैं, जैसा कि वो पत्रकार बंधु को प्रिवेंटिव डिटेंशन किया गया किसी शिकायत के आधार पे या किसी शक के आधार पे, और उनको नंगा कर दिया गया है। तो अब तो इससे बात, इस कानून में तो और उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ जाएगी बात। कानून के पहले ही यह हालत है भारत में। कानून के पहले ही मध्य प्रदेश की बताया, उड़ीसा, तेलंगाना में क्या हो रहा है, आंध्र प्रदेश में क्या हो रहा है। मैं हम ये नहीं बोल रहे कि कोई क्रिमिनल का जो है जात मात, उसको मत कुछ भी नहीं रहता, उसको कैस्ट क्रीड कुछ नहीं रहेगा। जो भी क्रिमिनल है, जो भी अपराधी है, उसको आप सही तरीके से कानूनी के तौर पर, संविधान के तौर पर सजा दीजिए, जिस तरह आपको डॉक्टर गजब को दिया। शिवा, मैं ये बताना चाहता हूँ, इस कानून में ऐसे प्रावधान है, जो कि क्रिमिनल्स को छूट दे रहा है, लेकिन जो है जो आम जनता को छूट नहीं दे रहा है। मैं उसको भी बताता हूँ, मैं उस पॉइंट को भी, हाँ, ठीक है वही ना? तो बता रहा हूँ मैं। आम आदमी को आप इस तरह आप गिरवी रख रहे हैं, आप डराव के दौर पर, कानूनी के डराव के दौर पर गिरवी लगा रहे हैं। और यही एक वन इनोसेंट शुड नॉट बी पनिश, लेट 99 डैश डैश गो, ये था हमारा प्राविधान। जो है, अगर 99 अपराधी छूट गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो सत्यसंध है,
उसको सजा नहीं होनी चाहिए, ये थी हमारी कानून की प्राविधान। इसको ये कानून ने क्या किया है, किस तरह ये आम आदमी को डरा रहा है, और आम आदमी पार्टी चुपचाप, कोई राजनीतिक दल, सब कुछ साइलेंटली चुप बैठे हुए हैं ये लोग। क्यों क्यों? यस सर। क्योंकि सबके मालिक एक हैं, ठीक है ना। वो सब बिल गेट्स के सारे भाई बंधु ही उनके मालिक हैं, और उन्हीं से उनके पास फंड आता है, ठीक है ना। तो जो बॉस कहेंगे वो मानेंगे। हम बॉस तो है नहीं, चाहे हम मान लें अपने आप को बॉस। तो यही सच्चाई है। मैं आगे बढ़ता हूँ। सो इट सेज to allow police, prison officer to take measurements as per rules under this act. So rules will be defined and will be presented in few days. Though arrested persons means only section 3A and section 3C is covered in the provision, that is a section, which means persons under section 3B of this bill don't have the privilege of the exception to refuse biological samples. Means convicted and arrested person is given a leeway, but person under suspicion don't have the leeway. Now suspicion can be on anyone. This can be misused by law enforcement and government agencies to suppress consumer rights, citizens' rights, etc. तो मैं इसी की चर्चा कर रहा था कि कैसे जो है ये कानून जो है क्रिमिनल्स को छूट देता है कि वो बायोलॉजिकल सैंपल्स नहीं दे सकते हैं। हाँ, बशर्ते इसमें बोलता है कि उन लोग को छूट नहीं मिलेगा जो कि बच्चों और महिलाओं पर केस जिन पे हुआ है उनको छूट नहीं मिलेगा, और उनको छूट नहीं मिलेगा जिनको 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले धाराओं में उन पर मुकदमा हुआ है, या फिर वो इसमें मतलब सस्पेक्ट हैं। लेकिन अच्छा, बायोलॉजिकल सैंपल्स देने से उनको छूट मतलब मिल सकता है, वो रिफ्यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बिल जो है साइलेंट है बाकियों के लिए। मतलब कहने का अर्थ है कि ये हार्डकोर क्रिमिनल्स को जो है छूट दे रहा है, और जो है आम जनता जो है, जो मतलब इनोसेंट होते हैं, जिनको फंसाया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, और भी कई सारे मुद्दों पे, या फिर उनको सस्पेक्ट के तौर पे, ये सब जो है उनको छूट नहीं दिया जा रहा है बायोलॉजिकल सैंपल्स में। अभी भी स्क्रीन अच्छा, पे दिखाया, मध्य प्रदेश में कवरेज के लिए गए, वहां पर कुछ ये प्रोटेस्ट किया, उनको डाल दिए जर्नलिस्ट के साथ, थिएटर आर्टिस्ट। और उड़ीसा में वो एक ग्रज लगा लिया सर्किल इंस्पेक्टर एक जर्नलिस्ट के ऊपर, उसको हथकड़ी पहना दी, हथकड़ी आई मीन लेग को उन्होंने कड़ी डाल दी है वो। तो इस तरह देखिए कानून ये लोग हाथ में ले रहे हैं। इस तरह कानून अगर ये लोग हाथ में लिए, और नया कानून के दौर पर बिना ट्रायल के कांस्टेबल से लेकर आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स कुछ भी कलेक्ट कर सकता है आपसे, ये कैसी, ये हक का उल्लंघन है या नहीं? तो इसमें जो है, जो बच्चों या फिर महिलाओं पर के मुद्दे पे जिन पे केस हुआ है या सस्पेक्ट है, या फिर जो 7 साल या उससे अधिक में है, वो बायोलॉजिकल सैंपल्स जो है वो उनको देना होगा। और इसके अलावा जो कैटेगरी है उनको जो है बायोलॉजिकल सैंपल्स, फिजिकल सैंपल्स, बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स के सैंपल्स जो है वो उनसे लिया जाएगा जबरन, कानूनन। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इसको ड्राफ्ट किया गया है, इसको बनाया गया है कानून को, कि एक्चुअल क्रिमिनल्स को जो है छूट दिया जा रहा है, और जो क्रिमिनल माइंडसेट के नहीं होते हैं उनको जो है बाध्य किया जा रहा है इस कानून में। सेक्शन 4 क्या कहता है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी
for purpose of prevention, detection, investigation, and prosecution of any offense, will manage the collection of measurements from central or state government and store, preserve, destroy, process, share, disseminate to any law enforcement agency. तो इसमें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो को ये जो है डेटा पावर हाउस बनाया गया है। सारा जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा ये बायोलॉजिकल, फिजिकल, बिहेवियरल सैंपल्स को वो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे, एक सेंट्रलाइज्ड जगह पे जो है सारा जो है सैंपल जमा होगा। और उस सैंपल्स, उस डेटा के साथ क्या होगा ये हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारा डेटा सिक्योरिटी क्या है। और इस कानून में तो किसी तरीके के सेफ्टी फीचर्स, गाइडलाइंस, किसी तरह का कुछ भी डाला नहीं गया है। रूल्स जारी किया जाएगा, उसमें भी हम देख लेंगे हम लोग कि किस तरीके से सेफ्टी की बात की गई है। क्योंकि कोई भी डेटा जो है, चाहे वो कोविड वैक्सीन का रिकॉर्ड हो, आधार का रिकॉर्ड हो, किसी तरह का कोई भी रिकॉर्ड जो है वो कहीं भी लीक हो जाता है, किसी को भी चला जाता है। तो ये सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा वो हम अच्छी तरीके से समझते हैं। This bill allows to preserve record of measurement in digital or electronic form for 75 years. जैसा कि मैंने बताया है कि ये कानून जो है ये डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन सैंपल्स के जो है डेटा एनालिसिस जो है उसको रिकॉर्ड करने का जो है 75 साल तक प्रावधान दिया गया है। फैमिली, उनके बच्चे और उनके बच्चे के बच्चे भी, उनके ऊपर भी ये एक मुद्रा होगा। This will be a stamp on the family, their son and their children. What is this nonsense going on? Absolutely ridiculous. Yes, sir, please. Yes. In this bill, norms are provided for destruction and measurements, destruction of measurements in certain cases. तो इसमें बताया गया है कि जो जिनको कोर्ट जो है पूरी तरीके से बरी कर देगा, किस तरह का और ऊंचे कोर्ट में किस तरह का उनका केस नहीं जारी रहेगा, तो पूरी तरीके से 22 जज जो बरी हो जाएंगे उनका डेटा जो है डिस्ट्रॉय करने का इसमें प्रावधान छोड़ा गया है। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये रूल्स से पता चल जाएगा और समय इसको बता देगा। और लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट ये कहता है कि नहीं इसको अभी तो बरी किया जा रहा है, लेकिन संदिग्ध के श्रेणी में आता है, ये अभी सबूत तो इसके में नहीं मिले हैं, उसके कारण से बाइज्जत बरी की जा रही है इनको, लेकिन ये संदिग्ध के श्रेणी में आते हैं तो इसलिए जो है इनका रिकॉर्ड जो है नष्ट नहीं किया जाए। तो रिकॉर्ड को नष्ट करवाने के लिए भी अलग से केस लड़ना पड़ेगा, ये कहता है ये कानून। State government and union territories may appoint any agency to collect, preserve and share the measurements in their respective jurisdictions. ये बहुत ही मतलब मजेदार और अनोखा सब क्लॉज है इस सेक्शन 4 का, जो कि कहता है कि राज्य सरकार और केंद्र शासित जो है मतलब प्रदेश को ये छूट देता है ये कानून कि वो अपने यहाँ रूल्स बना सकते हैं कि किस एजेंसी को वो कलेक्ट करने के लिए, किससे कलेक्ट करने के लिए उस डेटा को यूज करने का जो है इसमें छूट दिया हुआ है। मतलब प्राइवेट एजेंसी को भी दिया जा सकता है, ये केवल पुलिस का मैटर नहीं है, ये केवल पुलिस स्टेट की बात नहीं है। जैसा कि मैंने कहा है अभी ये डिक्टेटर से, पुलिस स्टेट से भी बात आगे बढ़ गई है, अब बात है पूरा टेक्नोक्रेसी का, टेक्नोक्रेटिक रूल का। तो टोटलिटेरियन टेक्नोक्रेटिक रूल की बात हो रही है। सो जैसा कि मैंने कहा कि कलेक्शन फ्रॉम होम, इज इट फ्रॉम स्टेट government or union territory administration, law enforcement agencies, or collection from persons, that is not clarified for this section 4.3. It can be interpreted to mean collection from persons can be awarded to any agency by administration
The agency could be private, public. No restrictions have been provided. So now we will discuss section 5. So this bill has a total 8 sections. Eighth one is not of much relevance to our discussion. So just coming to the section 5, magistrate has been given powers to issue order to any person. It has not been limited to persons listed under section 3 of this bill. Does it mean they can issue to anyone? So magistrate has been given powers to issue order to any person to give measurements, and such person shall allow them to be taken. तो ये देखिए एक और जरिया है, मतलब पूरी तरह शोषण करने का। मैजिस्ट्रेट जो है किसी को भी बोल सकते हैं कभी भी कि आप अपना सारा ये सब सैंपल दीजिए, चाहे आप कोई आप गुनाह किए हैं, नहीं किए हैं, सजा हुई है, नहीं हुई है, मेयर सस्पेक्ट के तौर पे आपको ये कहा जा सकता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा। अब सेक्शन 6 में आते हैं। If there is resistance and refusal to allow, it will be lawful for police, prison officer, or the designated or allocated agency to take such measurements as per rules under this bill or act, and such refusal or resistance will be deemed to be an offence under section 186 of Indian Penal Code. That is, it will attract a 3-month prison term or a fine of ₹500 or both for obstructing a public servant in doing his duty. This section 186 of IPC is a bailable section, and bail by any magistrate can be taken. It is non-cognizable except in case of Andhra Pradesh. It is to be noted, IPC 186 is non-cognizable, but exception is Andhra Pradesh. For Andhra Pradesh, 186 section is cognizable. What does it mean? Non-cognizable case means a case in which a police officer has no authority to arrest without a warrant. So a warrant is needed to arrest under section 186 of IPC. If a person will not allow or do not give consent to take his samples, so 186 can be imposed, but arrest can only happen if warrant is produced by the police. But in case of Andhra Pradesh, without warrant also, under section 186 of IPC, a person can be arrested. Also, this section 186 of IPC is non-compoundable. And what does non-compoundable mean? Non-compoundable offenses are the more severe offenses in which the parties cannot compromise. So now coming to section 7, the last section which we are discussing of this bill. No suit proceeding against any person for doing or intending to do anything in good faith under this act and rules. Means those agencies, including police, who have been designated and allocated the duty of collecting the samples, no cases can be imposed upon them, and they have been provided legal impunity under this bill or the act. That is the biggest shock in police stations. Now there is a provision, if that concerned SHO or CI if is not acting, and if you feel is acting against your own interest, your own rights and the evidences or law, they should write it on that wall. There should be a banner, big banner stating that if you have any problem, you can approach so and so with their mobile number and everything. So that can be taken away now. Now no one can question them. There is no legality, because the bill is empowering them such powers that you cannot question them.
That is why we are saying, is this a democracy or a dictatorship or beyond a dictatorship? क्या ये लोकतंत्र है या एक नियंता का दौर का ये जो अधिकार है ये? क्योंकि आप पूछ भी नहीं सकते, आप क्वेश्चन भी नहीं कर सकते, आप क्या वो गलत है या सच है। अगर वो गलती किया तो भी वो उसको सजा नहीं होगी। तो अगर इस तरह की छूट आप उनको दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? यस जी। So now there are many severe questions and interpretations on this bill. And what are these questions relevant to our times? Can the Criminal Procedure Identification Act be used as an indirect tool to force RT-PCR test deniers into submission on the false pretext that these people are suspected criminals for spreading infection through coronavirus under Section 2 of Epidemic Diseases Act 1897 and spreading truth about the fake pandemic, accusing them of allegedly spreading misinformation or disinformation, which can be seen as seditious by magistrate and has the potential of making the people disaffected to the lawfully elected government. तो अभी टेस्टिंग जो है, कोविड की टेस्टिंग हम डिनाई कर सकते हैं, तो क्या इस कानून को जब प्रभावशाली हो जाएगा, जब ये प्रभाव में आ जाएगा, तो क्या हम कोविड का टेस्ट डिनाई कर पाएंगे? क्योंकि एपिडेमिक डिजीज एक्ट या फिर जो आने वाला कानून है जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 को रिप्लेस करेगा, जो कि पब्लिक हेल्थ एक्ट बनने वाला है मॉनसून सेशन में, जैसा कि मीडिया में ये आया है, और हम प्रयास में हैं कि उसका ड्राफ्ट हमें जल्द से जल्द मिल सके। मीडिया को उस ड्राफ्ट का कुछ सेक्शन मिला है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से मैं डेली संपर्क में हूं, तो वो ड्राफ्ट पाने के प्रयास में हूं मैं। तो ड्राफ्ट क्या कहता है, जो कि एपिडेमिक डिजीज एक्ट के कानून को, जो कि 1897 में बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, उसको रिप्लेस करेगा। लेकिन जैसा कि मीडिया का कहना है कि उससे कहीं ज्यादा ड्रैकोनियन और कहीं ज्यादा खतरनाक ये आने वाला कानून होगा, जिसमें कहा जा रहा है क्योंकि जब लोग चौकन्ने हो गए, कोविड नॉर्म्स और कोविड के मैंडेट्स, मास्क हो या टीका हो या लॉकडाउन, 2 साल से पूरा रोजगारी खत्म हो गई, बच्चों की परवरिश और उनकी एजुकेशन, उनकी पढ़ाई खत्म हो गई, और वो लोग डरे डरे हुए, काफी लोग ने जान को बैठे, क्योंकि ट्रायल मेडिसिन था, रेमडेसिविर ले और सब। और टीकाओं में क्या है, क्यों नहीं बताते आप? जब आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी को कोर्ट ने हर कुछ स्क्रूटिनी करता है, लेकिन ये टीका को क्यों नहीं करता और रेमडेसिविर को क्यों नहीं करता? अब लोग ये जान गए, क्योंकि कल लोग उल्टा इनके ऊपर केस ना डाले, क्या ये नया कानून उसके खिलाफ है या ये बड़ी साजिश? क्या कि आम आदमी, कोई भी नागरिक किसी को प्रश्न ना करे या कोई प्रश्न करने की सोचे तो उसको सरासर कानूनी के दौर पर जेल भेजे, ये नए कानून के दौर पर, और 75 साल उसके पूरे स्पेसिमेंस उनके पास है, ताकि वो हो या उनका बेटा या कोई भी कुछ ना कर सके। ये पूरा हक का उल्लंघन और अपराधियों को छूट देने की बड़ी छूट, क्योंकि कोरोना महामारी हो या आंदोलन हो या क्रिप्टो करेंसी या जिस तरह की साजिशें हैं, उनको पर्दाफाश करने की मौका नागरिक को ना दिया जाए। क्या इसी का फलस्वरूप है क्या ये? यस सर। जी। Considering that there is a suspicion that RT-PCR tests are poison applicators and DNA collection tools for bringing in a surveillance state, can this DNA data not be misused for designing targeted bioweapons, with the threat of bioterrorism or biowarfare having been bought out by none other than late Bipin Rawat, the then Chief Defense of Staff of India,
after which he was mysteriously, we have been informed that he died in a helicopter crash. So ये सवाल खड़ा होता है कि ये कहा जाता है कि ये जो स्वैब टेस्ट जो है आरटीपीसीआर का कोविड जांच का, ये कहा जा रहा है कि ये डीएनए कलेक्ट करता है, और भारत में तो सरकारें चुप है इस पे, लेकिन यूके गवर्नमेंट ने आधिकारिक तौर पे इसको माना है और इसको स्वीकारा है कि डीएनए कलेक्ट होता है इस स्वैब से। तो ये जो है जबरदस्ती की जाएगी, हमारी मर्जी के खिलाफ अगर टेस्ट किया जाएगा, तो ये क्या डीएनए हमारा कलेक्ट किया जा रहा है, और ये डीएनए कलेक्शन के द्वारा जो है क्या हमें कहीं भी किसी समय भी खोजा जा सकता है, पाया जा सकता है, और हमें टारगेट किया जा सकता है विभिन्न टेक्नोलॉजीज के द्वारा। क्या यही बायो टूरिज्म और बायो वेलफेयर की बात जो है जनरल बिपिन रावत करते थे, जिसके बाद उनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई? ये सवाल खड़ा होता है। Can the Criminal Procedure Identification Act be used as an indirect tool for collection of DNA without consent from deniers of voluntary COVID-19 measures, standard operating procedures, COVID appropriate behavior? Yes, yes, Mr. विकास जी, ऑडियो बंद होगा आपका। Your audio is off. विकास जी, ऑडियो बंद हुआ है। ऑडियो बंद हुआ विकास जी। Yes. तो हम लोग बात कर रहे थे कि can the Criminal Procedure Identification Act be used as an indirect tool for collection of DNA without consent for deniers of voluntary COVID-19 measures, standard operating procedures, that is SOPs, COVID appropriate behavior, that is CAB, COVID-19 samples through swab, blood sample, injections, and any other declared emergencies, including potential false flag emergencies, such as the current false flag COVID-19 epidemic. Since no evidence of isolation purification of virus has been presented, if this so-called virus exists, its causal relationship with COVID-19 has not been scientifically established, and the courts have rejected such petitions there where this could have been debated and discussed. Especially considering the onset of the Public Health Prevention, Control and Management of Epidemics, Bioterrorism and Disaster Bill may allow for permanent declaration of pandemic without there being a pandemic, as evident from bills in state of Victoria, in Australia or South Africa, while the Indian Ministry of Health and Family Welfare has not shared the updated draft with public so far, but being quoted by media through their sources. Into submission of this false pretext that these people are suspected criminals for spreading infection through coronavirus under Section 2 of the Epidemic Diseases Act 1897 and disseminating of disinformation as per interpretation of the administration. तो ये हमारे डीएनए सैंपल्स जो है ये कोविड टेस्ट और अलग अलग जो प्रावधान जो ये लागू करते रहते हैं जब तक, उसके द्वारा जो है ये हमारे डीएनए को कलेक्ट करने का एक माध्यम है, और भी कई तरह का जो है फिजिकल, बायोलॉजिकल और बिहेवियरल सैंपल्स एंड एट्रीब्यूट्स को कलेक्ट करने का एक माध्यम है।
Can the sample collection and its result analysis taken without consent be integrated or triangulated with the biological, physical, and digital IDs and with signals received from the geolocation of the human body using the 5G towers or satellites enabled due to the presence of the quantum dots or the nanoparticles or graphene oxide in the body, which the nasal swabs, also the COVID-19 injections dubbed as vaccines, are suspected to deliver into the body. Yes. This not be used to implement a real-time targeted identification, tracing, tracking, monitoring, control, command, and elimination through a combination of 5G, artificial intelligence, machine learning, robotics, drones, satellite technology, and blame it on a fake virus or underlying conditions that are a result of modern medicine. तो ये जो है इन सैंपल्स जो हर तरह का सैंपल जो कलेक्ट किया जाएगा हमारा जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के द्वारा डीएनए के द्वारा सैंपलिंग के द्वारा अदर फिजिकल सैंपल्स हमारे बॉडी स्कैन को ठीक है ना अलग तरह हर एक तरीके का जो है मतलब जो टेस्टिंग सैंपलिंग एनालिसिस उसका डेटा जमा किया जाएगा तो क्या ये माध्यम हो सकता है हमें कहीं पर भी किसी समय भी जो है एकदम रियल टाइम पे लाइव जो है आइडेंटिफाई करने का ट्रेस ट्रैक मॉनिटर कंट्रोल कमांड करने का और सीमलेसली लाइव जो है नुकसान भी पहुंचाने का ये माध्यम क्या बन सकता है 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग रोबोटिक्स ड्रोन्स और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये बहुत बड़ा सवाल है Can the measurement, taking, or sample collection under criminal procedure identification be used to identify vaccination status of people with fake vaccine certificates, that is trans-vaccinated, via blood sample collection or body scanning technology or fluorescent like fluorometric detection technology, which is said to be a novel technology stated by Ministry of Science and Technology, Government of India on its website, which people had to resort to in the wake of the fake pandemic, lethal COVID-19 injections dubbed as vaccines, and unlawful measures and lack of timely justice from judicial system. तो ये एक सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये टेक्नोलॉजी और ये सैंपल्स जो है हर एक तरीके के जो हमारे लिए जा रहे हैं और लिए जाएंगे इस कानून से क्या उसके माध्यम से जो है जो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है उनको डिटेक्ट स्कैन किया जाएगा टेस्ट किया जाएगा ब्लड सैंपल से या उनके बॉडी को स्कैन करके क्योंकि एक टेक्नोलॉजी जो है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे इसी फरवरी में जो है वो पोस्ट हुआ है टेक्नोलॉजी को नोवल टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है जो जिसकी चर्चा 2 साल से हो रही थी या उसके अधिक टाइम से जिसको सरकार बोल रही है कि नोवल टेक्नोलॉजी नया टेक्नोलॉजी है तो ये मतलब इस बॉडी को स्कैन करके ये पता लगा सकता है कि आप में वो वैक्सीन वेरिएंट है कि नहीं वो जो डीएनए आरएनए जो जेनेटिक इंजीनियर्ड स्ट्रेन्स जो डाला गया है वो आपके बॉडी में है कि नहीं आपको स्कैन करके पता लगा सकता है तो क्या ये कानून ये माध्यम होगा अनवैक्सीनेटेड को या फिर जो जिन्होंने किसी भी कारणवश से बिना इंजेक्शन लिए हुए जो है सर्टिफिकेट ले लिए हैं उनको जो है ट्रेस ट्रैक जो है और उनको आइडेंटिफाई करना और उनको जो है परेशान करने का जो है ये जरिया बन सकता है ये बहुत बड़ा सवाल है So why so much focus on improving technology or use of smart technologies to nail criminals whose success is unproven and not foolproof? All criminals are the result of failure of crony capitalistic system and global public-private partnership governance model and breaking of the family unit achieved by departure from the Vedic or the natural law. Is it a way to silence people who suffered from lockdowns based on fake pandemic and show them as potential criminals? A person who has been wronged by the state is entitled to be angry and is also duty-bound to take the state to task as per dharma and as per the constitution as well. Are the rich
elite, and government officials, expecting a movement which they are wanting to nip in the bud by using this law, by projecting the movement as a terrorist or national movement. So there are many questions which are arising from this law. तो ये क्रिमिनल्स को पकड़ने का और कन्विक्शन रेट को बढ़ाने का जो उसके नाम पे जो किया जा रहा है ये सब, ये क्या आम जनता को जो है, जो कि पूरी तरीके से जो अब मतलब पस्त हो गई है, पूरी तरीके से परेशान है और सरकार से सवाल करने लगी है या करने लगेगी, तो क्या उनके मद्देनजर ये कानून लाया गया है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो है मतलब क्या ये कानून इसलिए भी लाया गया है कि इस तरह जो है मतलब जो सरकार को सवाल करने वाले हैं वो आगे आए और सरकार उनको चिन्हित कर सके और उनको आतंकवादी, राष्ट्रद्रोही, नक्सल ये सब शब्दों से वो उनकी पहचान करें? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। Right. Has any investments, projects, programs been done by the state to reduce and prevent the incidence of crime by bringing in harmony and prosperity and realigning criminals and potential criminals into the society through healing, compassion and empathy? तो सरकार क्या वाकई में चिंतित है कि क्राइम कम हो? ऐसा तो लगता नहीं है। कि क्राइम करने के जो सारे जो सोशल जो तरीके होते हैं, ठीक है ना, जो नर्सरिंग होती है, जो एक पूरा व्यवस्था जो डालना होता है, ठीक है ना, क्या महंगाई की वजह से और हर एक जो है सरकारी जो है तरीकों की वजह से जो है क्राइम बढ़ रहा है। लोग जो है परेशान है, अपने परिवार को जो है वो 2 जून की रोटी जो है उनको दे नहीं सकते हैं, तो क्या उससे क्राइम नहीं बढ़ रहा है? तो क्राइम अगर कम करना है तो सरकार को जो है कई सारे पॉलिसीज जो है वेलफेयर पॉलिसीज पे ध्यान देना पड़ेगा। क्या इस तरीके का जो है ये क्या क्राइम कम करने के लिए और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए है कि जो है सही लोगों को परेशान करने के लिए, उनको चिन्हित करने के लिए है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। Right. How can the government assume that legislators, executive, judiciary, media, lawyers, rich, Right. influential will not escape this draconian legal provisions and related technologies? Finally, why there is no safeguard to make sure that the provisions in the criminal procedure identification will not be used on innocent, nature-friendly, spiritual, divine-loving beings opposed to the attempts of hijacking of liberties and freedoms from the government and the medical establishment, overreach that has been witnessed in the last 2 years in the guise of a public health emergency due to a potential common cold, body's detox from radiation from 5G, Wi-Fi, given or HAARP technologies, Right. celebrated as pandemic. तो ये मतलब क्या ये समझ रहे हैं लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मीडिया वाले, लॉयर्स, क्या ये समझ रहे हैं कि वो इस कानून से वो छूते बच जाएंगे, वो बच जाएंगे? वो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। जो कॉर्पोरेट्स हैं, रिच हैं, अमीर हैं, क्या वो ऐसे क्या ये मैं सोच रहे हैं कि वो इस टेक्नोलॉजी और इसके प्रावधानों से और इस कानून से वो बच जाएंगे और उनका जो है उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए उसका इस्तेमाल नहीं होगा? तो ये बहुत बड़े गलतफहमी में है। Right. Yeah. It lead So, to roll of legally mandatory real-time social credit or scoring system integrated seamlessly with all physical, biological, and digital identities as the collected data will be stored for 75 years. Will this bill or act prove to be the legal gateway to impose enslavement upon humanity and establishment of new world order of the devil rather than the natural world order of the divine, that is Ram Raj? तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या जिस सोशल क्रेडिट या स्कोरिंग सिस्टम की बात पूरी दुनिया में हो रही है, जिसमें जो है आपका रियल टाइम बेसिस पे डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा, आपको सजा देने के लिए, आपका अकाउंट बंद कर देने के लिए, आपके मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देने के लिए, आप पैसा कब, कितना, कहाँ, कैसे खर्च कर पाएंगे,
कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे, क्या खरीद पाएंगे, क्या नहीं खरीद पाएंगे। ठीक है, आपका बैंक में जो है पैसा घटा देना, बढ़ा देना, आपको रिस्ट्रिक्ट कर देना कि इतना ही अभी आप यूज कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो क्या ये सोशल क्रेडिट और स्कोरिंग सिस्टम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है, इस कानून के द्वारा जो है, ये सारी तकनीकों के द्वारा जो है ये इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा इस कानून की मदद से? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये कानून जो है एक दरवाजा नहीं है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्पोज करने का, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो है भारतीय संसद से लेकर के लाल किला तक जो है ये कई बार दोहरा चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और आके रहेगा। तो क्या हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में प्रवेश करना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए, कि नेचुरल वर्ल्ड ऑर्डर में जाना चाहिए जो कि राम राज्य है, इसे राम राज्य हम कहते हैं? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और भी मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा, लेकिन आपका कुछ सवाल डॉक्टर शिवा? Yeah, I think we will end now because सवाल यही है कि राम राज्य जो है प्रजाहित में होना चाहिए या कोई 1% लोग जो हमारे ऊपर कानूनी के दौर पर जो कोरोना का समय देखे हैं, जिस तरह उनकी साजिश किया गई राज्य चलाने की, उसके लिए ये कानून बनाया जा रहा है क्या? Is it for those 1% who have been trying to dictate terms to the world, as we have seen during corona pandemic, illegalities on innocent people, controlling and trying to spread misinformation, and when people rise to question, you want to suppress them, like China, what it is doing to its citizens. Do you want a China type of governance in India, or the original Ramarajya which is there in India? Which is the way? రామరాజ్యం కావాలన్నా లేక చైనాలో ఉండేటువంటి ప్రజలను తీవ్రమైనటువంటి అసౌకర్యాలు, ఇబ్బందులకు గురి చేసే విధంగా, అక్కడ ప్రజాస్వామ్యం లేని విధంగా మాట్లాడితే వాడికి శిక్ష, భయము, బెదిరింపులు తప్ప సరి అయిన సమాచారం లేని విధంగా ఈ కొత్త చట్టం ద్వారా హక్కుల ఉల్లంఘననే గాక అమాయకులను బెదిరించడం. ఎందుకంటే ప్రశ్నించే తత్వాన్ని ఇప్పుడు కరోనా సమయంలో ఏదైతే వాళ్ళపై అగాత్యాలు జరిగినవో వాటన్నిటిని ఒకటొకటి కనుక్కుంటున్నారు కాబట్టి రేపు ఎక్కడ ప్రశ్నిస్తారో అనే భయంలో, అదేవిధంగా మనం రైతులది పోరాటం చూసాం, మళ్ళీ ఇప్పుడు క్రిప్టో కరెన్సీ అని పెద్ద ఎత్తున అది చూస్తా ఉన్నాం. దాన్ని కూడా ఎక్కడ డిస్కషన్ లేకుండా, చర్చలు లేకుండా, పంచాయతీ నుంచి పార్లమెంట్ వరకు పంచాయతీలో చర్చలు జరగాలి, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కానీ మున్సిపాలిటీస్ లో చర్చలు జరగాలి, దాని తర్వాత అసెంబ్లీలో జరగాల, దాని తర్వాత పార్లమెంట్ కు పోయిన తర్వాత కూడా ప్రజల నుంచి ఈ బిల్లు అవసరమా లేదా, ఈ ప్రజలకు చెప్పిన తర్వాత ప్రజల నుంచి వచ్చినటువంటి వివరణలు తీసుకున్న తర్వాతనే దాన్ని చట్ట రూపం దాల్చాలి. కానీ ప్రజా వ్యతిరేకంగా, ప్రజలకు అవసరం లేని విధంగా కేవలం ఇది కానిస్టేబుల్ నుంచి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లకు ఎవరు పడితే వాళ్లకు అధికారం ఇచ్చేసి, ఎవరు పడితే వాళ్ళు నీ ఫింగర్ ప్రింట్స్, నీ ఫుట్ ప్రింట్సే కాకుండా బయాలజికల్ మొత్తం అంటే నీ డిఎన్ఏ నుంచి సెమెన్ వరకు తీసుకొని 75 సంవత్సరాలు అక్కడ పెట్టడం ద్వారా నీవు, నీ తర్వాత నీ కొడుకు, నీ కూతురు, లేకపోతే వాళ్ళ భవిష్యత్తు కూడా, మీ కుటుంబ నేపథ్యం అంతా ఆ నేర చరిత్ర వైపు ఉండడం ఒకవైపు అయితే, అసలు నేరాలు చేసిందా లేదా నిర్ధారించాల్సింది కోర్టులు. కానీ ఆ కోర్టులో తేలక ముందే వీళ్ళు అన్ని మీద కలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవడంలో అర్థం ఏముంది? అంటే కోర్టులను నిర్వీర్యం చేయడమేనా? అంటే మనము ప్రజాస్వామ్యం నుంచి ఒక నియంత పోకడ వైపు పోతా ఉన్నామా? అప్పుడు ప్రజలు ఆలోచన చేయాల. రామరాజ్యం కావాలన్నా, నియంత పోకడలు ఉన్నటువంటి నార్త్ కొరియా, చైనా లాంటి అటువంటి దేశ పాలన కావాలన్నా మీరు ఆలోచన చేసుకోవాలి. పీపుల్ హ్యావ్ టు థింక్ వెదర్ దే వుడ్ లవ్ టు హ్యావ్ ఎ డెమోక్రసీ ఆర్ ది ఆటోక్రసీ as being witnessed in China or North Korea, or for that matter all parts of the world after corona mandates, how they are trying to impose their mandates for the sake of 1% of the society. Do you want such type of thing? नागरिकों जान जाइए, जागिए. क्या आप नॉर्थ कोरिया या चाइना तरह की लोकतंत्र, जहां लोकतंत्र ही नहीं लेकिन हमारी भारत देश में जो लोकतंत्र है, राम राज्य है, इस तरह की आप लोकतंत्र देखना चाहते हैं? आपके हाथ में है, क्योंकि हम जो भी शो कर रहे हैं आपके हित में. One passing comment, Vikas ji. Now, how do you think? Why do you think other political politicians and media is very silent? I have shown you 2 incidents where journalists were, even before this has become a law, how journalists and Aam Aadmi, the theatre artists, were treated by Madhya Pradesh and Odisha police. Yes.
I want to add two more things. Yeah. That the data which are involved in this, the data which will be collected, those data can also be used for predictive policing, which is also known as crime forecasting. Means any person, even if he is innocent, even if he is not involved in any criminal activity, even if he in future also he is not he's not capable or he will not do any crime if artificial intelligence, machine learning, software algorithm will tell by going through his biometric information that this person can be of a criminal, can turn to a criminal. So this is actually a crime forecasting, that is predictive policing. So the data will be used for this also. Pilot projects have already been done for this. Different locations have already been using this technology and is being done without taking consent of our, without any law for that. But now law has also, and it will be used as very openly and in an open-ended way and on broad way without taking consent from anyone, as further laws are coming that will put all citizens as suspects, as uh, to be criminals. So they will be treated as doing crime or can do crimes. Another thing which I wanted to add, जो एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाह रहा था अभी बस कुछ दिन पहले मार्च 30-31 को एक आरटीए रिप्लाई आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, इसमें उन्होंने कहा है कि जो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी में जो है कौन से जो है आईडीज को वो कनेक्ट करते हैं. अभी 4 दिन पहले सरकार ने कहा है कि इंडियन एयरपोर्ट्स में जो है पायलट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, बाकी इंडियन एयरपोर्ट्स में मार्च 2023 से पहले जो है आप अपना चेहरा दिखा करके आप चेक इन कर सकते हो. तो वो चेहरा दिखाने में कौन से डिटेल्स जो हैं आ जाएंगे उनके पास. तो ये आरटी रिप्लाई में कहा गया है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार और इवन कोविन डेटाबेस, दैट इज मींस आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट का जो आईडी जो है, डिजिटल आईडी जो है, वो भी जो है आपका चेहरा दिखाने पे उनको मिल जाएगा कि आप वैक्सीनेटेड हैं कि नहीं वैक्सीनेटेड हैं. ये सारी जानकारी जो है मिल जाएगी. तो ये हमें जानना होगा, समझना होगा, इस पे विचार करना होगा कि हम किस ओर मोड़ आगे बढ़ रहे हैं. मैंने सुबह ही आज लिखा है कि सोना कोई समस्या नहीं है, नहीं जागना समस्या है. क्योंकि जो नहीं जागते हैं, नहीं जाग पाते हैं, वो उनकी अवस्था को ही मृत अवस्था बोलते हैं. तो इसलिए अगर सोए हुए हैं तो जाग जाइए, नहीं तो आपके शयन अवस्था में ही आपको गुलाम बना दिया जाएगा. धन्यवाद. वंडरफुल. आप गुलाम बनना चाहते या आप एक संविधान है, you want to become a slave, or you are a constitutional authority, you are a raja of your life. All that, those are your public servants, they run by the taxes paid by you. And what is this COVID nonsense going on? Which is the disease which is more harmful and dangerous for every Indian? आप जान जाइए आपको कौन सा रोग जो है हानिकार है, जानलेवा है. टीबी, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड या कोविड का कोविन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? आप खत्म करना चाहिए ये साजिश को. Which is the most dangerous disease, harmful disease for Indians? Is it TB, malaria, dengue, malnutrition, accidents, or COVID? Why should you have a COVID certificate, COVID record? You have to wake up. This is a big conspiracy which is going on. You have seen how what vaccines contain, everything is revealed. Pfizer, they have revealed after the Supreme Court there, ordered them to release. Only little bit of release, 3% mortality rate. जब
The corona's mortality as per their own calculations is only 0.26. We have been demanding show the virus, but with their own statistics, if corona deaths are only 0.26 because of corona, Pfizer vaccine only limited exposure shows more than 3%. We do not know if you take out all, what will happen. That is the reason why we are trying to impress you. This is for your own good. You want to become a slave, or you would like to live like a constitutional authority. India is a republic. Every citizen, herself or himself, is a constitutional authority. You have every right. Do you want these rights to be taken away? There is no discussion in the panchayat, municipalities, assemblies, or even in the parliament. Just bring out a law and you pass just because you have a majority. Is it Ramarajya? And you say when 80 is to 20, how 80% are keeping quiet, how 20% are also keeping quiet when it is concerns every citizen of this country? How can a small constable to IAS, IPS officers make mockery of our democracy, basic structure of the constitution? How can they take away powers of judiciary? Not only that, how can they try to impose at the infringement of your fundamental rights? क्या ये कानून आपके हक का उल्लंघन कर सकते हैं क्या? ये संविधान के खिलाफ है या नहीं? तो आप क्यों चुपचाप है? जागिए, क्योंकि हम आपको सही समाचार देना चाहते हैं. क्या सच है क्या नहीं आपको ही जानकारी लेना पड़ेगा और जानना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का दायरा जो है, ये जो केस आपके ऊपर बनाने के बाद ये लोग सैंपल्स भी कलेक्ट कर सकते हैं, आपके पूरे फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट से लेके बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, डीएनए से लेके और आपके सेमेन, और 75 साल 75 years they can keep it. Where they can store, how safe they will be. Your generation, next generation and next generation will all they be going to be under the purview of accused? Till proved, no one is guilty. Till proved by law, you are still an accused. You should be proved guilty. जब तक आपको ये साबित नहीं किया जाता आप नेर के आरोपी है, तब तक आप ये पूरे सैंपल्स कलेक्ट करके 75 साल अगर ये लोग लगा रहे हैं, कल के दिन कोर्ट का ट्रायल हो, हम देखिए कोर्ट के ट्रायल 2 साल 3 साल के बाद भी हो रहे हैं, तब भी अगर कोर्ट एक्विट करता है, कोर्ट आप कानून के खिलाफ जाता है, लेकिन ये जो कलेक्ट करे आपके सैंपल्स सही सलामत रहेंगे या आपको यहाँ छूट गए आप, या वही सैंपल्स लेके दूसरी जगह आपको फंसा ना जाए, क्या गारंटी है? ये सोचिए आप. This is for it today, and multiple ramifications, and now I expect the advocacy of India, all those advocates and the courts, because it is directly taking away the powers of high courts, the personal liberty, the right to life. I think every high court is inherited that right, that fundamental aspect of the basic structure of the constitution, that they should come to the personal liberty of an individual. By this act, is it not that they are taking away the personal liberty? And it is a big case, because we do not want any constitutional body to take away or to transgress other constitutional bodies' duties. That is why we say delegation of duties should be very clearly marked out. Parliament, Assembly, because they are representing us, and how can they make laws unilaterally without involving people of India? Who are you? You are elected by us. We are represented in a democracy, whether it is Assembly, from Panchayat to Lok Sabha. But how is that I am not being informed? Why you need this? And how safe I will be tomorrow with this? And whom are you going to punish through this new law? So everything has to be made very clear. And I only hope Supreme Court and High Courts, and along with those advocates, because judiciary and part of judiciary, because policing, they will, once you complain, they will collect the complaint, they will investigate. FIR is filed after that charge sheet, and after which the trials have to be done by the court. But even before trial, this new amendment, Criminal Procedure Act, is allowing constable, not only constable, IAS, even IPS can demand and collect the samples from you. Is it not
in direct violation of the basic structure of the constitution, is not undermining the judiciary, which is the power of the common man, and you are also trying to do away with the personal liberty aspect of high courts in one go. Are we moving from democracy to autocracy, dictatorship, like what is happening in North Korea and China? So it is, we will all leave it to you, and I only hope better sense will prevail upon everyone, and I only hope President of India is the first one who is the head of the constitution, I mean the constitutional head. I only hope he will come to the rescue, and this bill should be reverted back. There should be a discussion right from Panchayat to the Lok Sabha in a transparent way. Only after that, all the provisions wherein the commoner, the common citizen, the innocent citizen, his rights should be safeguarded, come whatever may. I again quote, you only state, come 99 accused or criminals escape, but one innocent should not be punished. Are you going to stick to this, or you are going to punish innocents while letting go dash dash dash? Thank you, sir. Take care. And for all the Indians, Thank we you. say this weekend, this is big dhamaka. I will say Sukha Nidra Shubharatri, but this Nidra should allow you to think so that you can wake up next day morning and start doing right to everyone, president to prime minister to chief minister to all political party heads, including Supreme Court chief justice to high court chief justices, everywhere you represent. And if media is not publishing, you dare to be wise, question them why you are not doing this. This is what is from this show, and the world over. I only hope they will also wake up as the mandates, how they are trying to again impress you, poison your minds, saying this wave or that wave for a disease which has got 99.999% recovery without any treatment. It is their own statistics. So take care, just be awake, जान जाइए, जानकार हो जाइए, समझदार हो जाइए, क्योंकि आप संविधान है, because you are the constitution by your own self. Thank you. Take care, sir. Bye.